हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड सर्विसेज के बारे में। ये जो वीडियो है वैसे तो ये पार्ट है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का। जस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई हैं, बट इस सेशन में कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं इसके अलावा सर्वे के अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स कवर करूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर के हिमाचल प्रदेश के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो पहले इंडेक्स देख लीजिए क्या क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन छः चैप्टर्स को हम पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी हैं तो आप लोग ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस का लिंक देख सकते हो और इन वीडियोस में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग पीरियोडिकली कवर करेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। बिफोर वी बिगिन, इस सेशन का जो पीडीएफ रहेगा मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। एंड जो लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं एचएएस और अलाइड एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, दोनों प्लेटफॉर्म्स iOS और एंड्रॉयड से, और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज फ्री और पेड अवेलेबल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमारा सेशन 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट जो होगा वो आंकड़े रहेंगे, स्टैट्स, जो कि बहुत ज़रूरी रहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। दूसरा पार्ट जो रहेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो कि मेंस एग्जाम एज वेल एज जो स्कीम्स होंगी वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, जो प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। स्टैट्स जो हैं जनरली प्री में पूछे जाते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सर्वे से अलावा है वो भी मैं दोनों पार्ट्स में कंकरेंटली दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हम स्टैट्स के साथ शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, और उस 90% पॉपुलेशन में से 69% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड करती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। ये 2 आंकड़े हैं वो जरूरी हैं, आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका लगभग 12.73% जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आता है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 80% जो क्रॉप्ड एरिया है वो रेन फेड है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। इवन मेंस वाले ध्यान देना, जब भी हम एग्रीकल्चरल एरिया में चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये एक मेजर चैलेंज आता है कि यहाँ पे इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, हम लोग रेन डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो मेन सिरल क्रॉप्स हैं, जो अनाज है, दैट इज राइस, वीट एंड मेज, ये एम्पल मात्रा में यहाँ पे होता है। इसके अलावा हिमाचल की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे सीड पोटैटो, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स और जिंजर जैसी स्पाइसेस भी हो जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब यहाँ पे मेंस और प्री का दोनों का क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश की जो भी जोग्राफिकल एरियाज है उनको 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला आता है सब ट्रॉपिकल एरिया, सब माउंटेन, लोअर हिल्स वाला, देन मिड हिल्स का एरिया है, देन वेट टेम्परेट हाई हिल्स है, देन आफ्टर अपर कोल्ड डेजर्ट्स वाला रीजन है। 4 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर। हम इनको मैप पे देखते हैं, बेहतर रहेगा आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। तो लोअर रीजन देखिए, लोअर रीजन जो है येलो पार्ट में आपको दिख रहा है, दैट इज द सब माउंटेन लो हिल्स सब ट्रॉपिकल एरिया है। जो एरियाज यहाँ पे जोग्राफिकली दिख रहे हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। एटलीस्ट जिन लोगों को मैप याद है तो उनको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा रट्टा काम नहीं आता हमारे। देन मिड हिल्स सब ह्यूमिड जो रीजन है वो मंडी सिरमौर का रीजन, इवन पार्ट्स ऑफ कांगड़ा एज वेल। उसके बाद अपर अगर देखते हैं तो दैट्स द हाई हिल्स टेम्परेट जोन जो हमारे पास आएगा वो कुल्लू के रीजन है, चंबा के, देन पार्ट्स ऑफ शिमला, रामपुर का एरिया। देन अपर जो सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया यहाँ पे कवर करता है दैट इज द हाई हिल्स और टेम्परेट ड्राई, लाहौल, स्पीति, किन्नौर और लगभग पूरे का पूरा चंबा। तो ये 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इन पे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है और इन पे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। यही चीज़ें जो मैं आपको सर्वे से एक्स्ट्रा करवाऊंगा और जो आपके काफ़ी काम आएगी आने वाले एग्जाम्स में। सो आपने चाहे तो नोट्स बना लीजिए या इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा वहाँ पे जाके, ये आपके आगे बहुत काम आएगी। देखिए 4 जोन्स हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। इनको मैं कैटेगराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में मैं सिर्फ जोन 1 या इस तरीके की शब्दावली को यूज़ करूँगा, पूरा नहीं बोलूँगा। सो फर्स्टली सब माउंटेन, सब ट्रॉपिकल, लो हिल्स है। तो हम 2 चीज़ें देखेंगे। पहली बात एरिया, कंप्लीटली एरिया कौन सा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, और दूसरी बात
कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, आंकड़े, इनसे रिलेटेड सारे आंकड़ों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सो ये मेरा काम नहीं है रट्टा मारना, तो आप एरिया वाइज देखिए कि कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा एरिया पड़ता है। देन ज्योग्राफिकल एरिया देखिए, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया जिस क्लाइमेटिक जोन का है दैट इज हाई हिल्स टेम्परेट, वो किन्नौर लाहौल स्पीति वाला रीजन 39% है। रिडल अगर लोअर में आते हैं तो वो शिमला कुल्लू वाला रीजन है 23%, देन 21%, देन लास्ट 16.4%। ये आप एरिया वाइज देखोगे ना, 1000 हेक्टेयर्स में दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा एरिया 39% कवर करता है, वो अपर जोन है। देन क्रॉप्ड एरिया की अगर बात करी जाए तो इस जोन में एरिया क्रॉप नहीं है, बिकॉज लगभग डेजर्ट सिचुएशन है, तो वहाँ पे क्रॉपिंग होती नहीं। सिर्फ 2.6% 24,000 हेक्टेयर्स ही क्रॉप्ड है, बाकी का बंजर पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया अगर किसी क्लाइमेटिक जोन में है तो वो मिड हिल सब ह्यूमिड जोन सेकेंड है। वहाँ पे लगभग 3,83,000 हेक्टेयर्स, 41% ऑफ द टोटल हैज़ बीन क्रॉप्ड। उसके बाद हम बात करेंगे इरीगेशन की। तो इरीगेटेड एरिया कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा इरीगेशन क्रॉप्ड एरियाज में 40% है, वो है लास्ट वाली जोन 4 में, किन्नौर लाहौल स्पीति एंड पार्ट्स ऑफ चंबा। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉपिंग ही बहुत कम होती है। 24,000 हेक्टेयर तो है, उसमें से 40% जो है उनको इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरे वालों में ज़्यादा है तो कम है। आप इनके परसेंटेज देख सकते हो। तो अगेन आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग इस पीडीएफ को रखिए और इसको एनालाइज करिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्री के। देन नेक्स्ट हम इन्हीं जोन्स में फर्दर देखेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप होती है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हमने जोन्स में डिवाइड करा, आपने मैप से जोन्स के डिस्ट्रिक्ट देखे, तो कौन से जोन में कौन सी क्रॉप होती है उसको ईजिली याद किया जा सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फील्ड क्रॉप्स तो लगभग सेम रहने वाली हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं। तो चेंजेस जो आएंगे वो सर्टेन फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड स्पाइसेस में आएंगे। तो जोन 1 लो हिल्स वाला जो जोन 1 है, तो नॉर्मली जो फील्ड क्रॉप्स हैं, मेज है, वीट है, पैडी है, शुगर केन है, तो इनको तो आप लोग ऑलरेडी याद करके बैठे हो। उसकी कोई मेडिसिनल क्रॉप्स यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो सफ़ेद मूसली, एलो और रोज़ यहाँ पे पाए जाते हैं जोन 1 में। सर्टेन काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं, और स्पाइसेस में भी जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक है, जो नॉर्मली आप लोग जानते हो किन एरियाज में होता है। देन जोन 2 की बात करते हैं, सब ह्यूमिड जोन। यहाँ पे फ्रूट्स यूल फाइंड प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड एंड स्पेशली इस जोन में कीवी फ्रूट पाया जाता है। कीवी फ्रूट और किसी जोन में नहीं होता, सिर्फ इसी जोन में कीवी फ्रूट होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। देन सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जस्ट लाइक दिल है, थाइम, तुलसी, एलो, रोज, स्टीविया। तो रोज और एलो तो ऑलरेडी थे, एलोवेरा हमारे पास। थाइम, दिल और स्टीविया जो है वो सिर्फ इन एरियाज में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। सो इज ट्रू विद द सर्टेन अदर फ्लावर्स एंड स्पाइसेस जो हैं वो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक ही हैं, तो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें और दिख रही हैं उनको हम लोग याद करते हैं। तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स थे जो इसी जोन में एंडेमिक हैं, हम उनको देखेंगे, और कुछ फ्रूट्स हैं तो उन एरियाज को हम लोग याद करा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जोन 3। तो यहाँ पे कुछ फील्ड क्रॉप्स में चेंजेस आपको मिलेंगे अदर देन नॉर्मल वाले। तो कुछ सूडो सिरिल्स, या आप ट्रेडिशनल बोलते हैं, जस्ट लाइक बकवीट है या अमरंथस है, इस तरीके के फील्ड क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्रूट्स में you'll गेट टू नो कि इन एरियाज़ में हेजलनट होता है और कहीं नहीं होता। हिमाचल में हेजलनट सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में होता है। मेडिसिनल प्लांट्स में you'll फाइंड लेवेंडर यहाँ पे हो रहा है, टेक्सास बैक्का हो रहा है, या कूथ क्या होता है, या मुझे कमेंट करके बताओगे। देन कुछ फ्लावर्स हैं, ये ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। जिंजर, गार्लिक, स्पाइसेस सेम है, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें हाईलाइट करेंगे, तो उनको आप लोग याद करोगे। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल सिरिल्स हैं, हिमाचल प्रदेश में या कुछ एरियाज़ में अभी भी उगाए जाते हैं। इनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ोगे, जो चीज़ें ऑड है उनको आप फर्दर स्टडी करोगे। एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। देन लास्ट जोन, कोल्ड डेजर्ट वाली जोन में हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी बकवीट, अमरंथस, पोटैटो, और स्पेशली दैट फ्रूट्स में यूल फाइंड चिलगोजा, वॉलनट, देन सी बकथॉर्न। ये कुछ चीज़ें हमें और दिख रही हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में सिर्फ हॉप्स होता है, और स्पाइसेस में कुट और काला जीरा यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि काला जीरा किन एरियाज में होता है, तो आपको एक सीधा सा आइडिया हो जाएगा कि 4th क्लाइमेटिक जोन जो कि अपर हिल एरियाज में है, लाहौल स्पीति, किन्नौर एज वेल एज चंबा का रीजन जो है। तो ये जो चीज़ें आपको और दिख रही हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स में है, फ्रूट्स में है, मेडिसिनल प्लांट्स में है, स्पाइसेस में है, उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना है।
एक चीज़ मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद देखोगे या मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं वहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। दैट इज़ सी बकथॉर्न क्या है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में इसके बारे में लिखा जाता है। स्पीति वैली, लाहौल एंड स्पीति में पाया जाने वाला एक एग्जॉटिक फ्रूट है, वाइल्ड फ्रूट है, जिसके बारे में काफ़ी बातें करी जाती है। सी बकथॉर्न प्लांट को लोकली द्रिलबू या चारमा के रूप में जाना जाता है हिमाचल में, और ये बहुत यूजफुल, बहुत अमेजिंग फ्रूट है, विच इज़ नॉन फॉर इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़, प्लस फायरवुड के रूप में इसका यूज़ करा जाता है, फेंसेस बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप फ्रूट है अपर एरियाज का, 4th जोन का। और ये एक रफ एंड टफ श्रब है जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह सकता है, -40 डिग्री से लेके +40 डिग्री तक ये रह सकता है। इसकी जो रूट्स होती हैं, इनका नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सॉयल इरोजन और हेंस डेजर्टिफिकेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये एक अमेजिंग फ्रूट है। अब प्री वाले ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, मेंस वाले जब हम बात करते हैं फार्मर्स की इनकम कैसे डबल करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, तो इस तरीके की जो एग्जॉटिक वाइल्ड फ्रूट्स हैं उनकी मार्केट डेवलप करके फार्मर्स की, इन एरियाज़ के फार्मर्स की इनकम को बढ़ावा दिया जा सकता है या इनको प्रोसेस करके बेचा जा सकता है। इस तरीके के सजेशंस हम दे सकते हैं। ये रेलेवेंटली न्यूज़ में रहता है। हिमाचल सरकार भी इसके बारे में थोड़ी अवगत है, वो शायद कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने की। तो इस तरीके से आपने सारे जितने भी एग्जॉटिक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी जो स्पेशल हैं हिमाचल प्रदेश में, ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाओगे, प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं फूड प्रोडक्शन के आंकड़ों पे। फूड प्रोडक्शन के आंकड़े देखिए, अब जब आंकड़ों की बात आती है तो मैं पहले भी आपको बता के गया हूँ कि आंकड़े हमारे पास 2018-19 के ही हैं, जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं। 19-20 जब ये सर्वे छपा तो हमारे पास दिसंबर तक के आंकड़े थे, 19-20 के, 19-20 के, और 2021 के तो आगे हमारे पास टारगेट ही होने वाले हैं, और कोई आंकड़ा है नहीं। तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन किस आंकड़े पे पूछा जाता है ये आपने वहाँ पे देखना है। और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 18-19 के आंकड़ों के बिहाफ पे आता है कि इस साल में प्रोडक्शन कितना हुआ था। अगर प्रेजेंट लिया आता तो मैं अभी प्रेजेंट वाली जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है उनको भी दिखाऊंगा, दैट्स अगेन एक्स्ट्रा फ्रॉम द सर्वे। और हो सकता है क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो तो पिछले वाले सर्वे से भी आ सकता है, 17-18 में क्या हाल थे, तो उस हिसाब से आप लोग देखोगे। तो फूड प्रोडक्शन की जहाँ तक बात करी जाए तो 18-19 में लगभग 16.9 लाख टन का जो प्रोडक्शन था वो फूड ग्रेन्स का था, और फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 5 लाख टन था, 4.95 लाख टन। जो चेंजेस, एक्चुअल चेंजेस देखे, फूड प्रोडक्शन जो है पिछले सालों से लगभग बढ़ रही है और फ्रूट्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। हालांकि जो दिसंबर 19 तक का डेटा है वो फ्रूट्स की प्रोडक्शन में रिवर्स है, उस एग्जैक्ट डेटा की हम लोग अभी बात करेंगे। तो आप अगर, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता इतना इंटेंस लेवल का रट्टा मारना, बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन हुई इन 1000 टन्स, तो आप लोग अपनी अपनी फेवरेट क्रॉप्स यहाँ पे देख सकते हो। दो अगर क्वेश्चन आ भी गया, उम्मीद कम है आप लोग याद नहीं रख पाओगे, सो अवॉइड यूजिंग दिस। मैं जस्ट आपको टोटल डेटा दिखाना चाहता था कि 1920 का जो टेंटेटिव डेटा है वो लगभग सेम है, 16.36 लाख टन्स के आसपास का प्रोडक्शन हमें लग रहा है कि होगा, या जितना 19 तक का हमारे पास डेटा है, और आगे भी टारगेट हमारा 16.7 लाख टन है। तो लगभग जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहने वाला है फूड प्रोडक्शन में। वहीं कमर्शियल क्रॉप्स की अगर बात करी जाए तो 196,000 टन्स की प्रोडक्शन है जो पोटैटो की होगी, वो भी थोड़ी सी इंक्रीज है और आने वाले टाइम में लगभग स्टेबल रहेगी। सब्जियों की प्रोडक्शन भी पहले 1722,000 टन्स थी, अभी लगभग 1650 लाख टन्स है, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फूड प्रोडक्शन में काफ़ी चेंजेस हैं। अगर आप पिछले साल में देखोगे तो लगभग 5 लाख टन था, जो अभी मैंने ऑफिशियल डेटा दिखाया। अब दिसंबर 19 तक का जो डेटा है वो कहता है कि फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 7 लाख टन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो बढ़ेगा, अभी इतना पहुंच ही गया, तो इस साल फ्रूट की प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन जब भी आए आपने ईयर ध्यान में रखना है कि किस ईयर का रेफरेंस वो पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। बाकी का डेटा आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे एक ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ हॉर्टिकल्चर में, कि जो जितनी भी फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है उसका लगभग 50% और यू कैन से दैट एग्जैक्टली 49% जो है वो एप्पल आता है हिमाचल से, और जितना भी क्रॉप्ड एरिया है फ्रूट्स के अंदर उसका 74% जो है वो
एप्पल एप्पल के अंडर है। एक और चीज़ है, जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंडर क्रॉप्ड एरिया काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है ओवर द ईयर। जस्ट लाइक 1960s में वो सिर्फ 250 हेक्टेयर के आसपास का एरिया था, अब आप देखोगे तो वो 10,000 क्रॉस कर चुका है। ये सेक्टर है अभी राइज कर रहा है, बिकॉज अभी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हुआ है, लोगों को अवेयरनेस भी हुई है और मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो इन चीज़ों का बिक्री बाहर बढ़ गया है। ये एक कारण है। बाकी की टेबल्स आप इग्नोर कर सकते हो, मैंने रेफरेंस के लिए लगाई थी। पिछले वाले आप देख लेना क्रॉप्स के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे। सेकंड पार्ट आ चुका है। इस पार्ट में भी प्री और मेंस दोनों के रेलेवेंस से मैं चीज़ें बताऊंगा। एनिमल हस्बेंड्री देख लेते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का ही एक अलाइड सेक्टर है। तो यहाँ पे शीप और वूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए शीप ब्रीडिंग फार्म्स इस्टेब्लिश करे गए हैं। हॉर्सेस की एक स्पेशल ब्रीड है स्पीति में, उस ब्रीड को प्रिजर्व करने के लिए लारी लाहौल स्पीति में एक हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, सो दैट उस एक्जॉटिक ब्रीड को बचाया जा सके। वहीं पे एक याक ब्रीडिंग फार्म भी है, सो दैट वहाँ पे याक की जो क्वालिटी है, याक की जो ब्रीड है, उनको इम्प्रूव करा जा सके। अगर शेपर्ड्स की मैं बात करूं तो वहाँ पे भी बेटर क्वालिटी ऑफ शीप जिनका वूल प्रोडक्शन अच्छा हो, उसको बढ़ावा देने के लिए सर्टेन क्रॉस ब्रीडर्स जो क्रॉस ब्रीडिंग करी जा रही है, हाई क्वालिटी रशियन या अदर कंट्रीज की शीप्स के साथ हमारी इन अ नटशेल क्रॉस ब्रीडेड मेल शीप्स फार्मर्स को सस्ते रेट पे दी जा रही, सो दैट की वूल की क्वालिटी अच्छी हो। डेयरी फार्मिंग में भी यहाँ पे इट्स एन मिल्क फेड का एक इनोवेशन है कि पंजीरी ही मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी इन्होंने। पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चक्कर मंडी में एस्टैब्लिश्ड है। ये भी एक प्री का फैक्ट है और भूख लगाने वाला फैक्ट है। देन यूल गेट टू नो अनदर पॉइंट इज फॉरेस्ट प्लांटेशन के लिए 2 स्कीम्स हमने लॉन्च करी हैं। अंदर इस सामुदायिक वन संवर्धन योजना, इसमें हम लोग कम्युनिटी लोकल कम्युनिटीज की मदद से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देंगे। इस स्कीम के अंडर कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके फॉरेस्ट को रिजुवनेट और फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने की स्कीम है। इतना पॉइंट एनफ है। देन है एक बूटा बेटी के नाम। तो ये स्कीम 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस हमें दिखाता है। वन इज आवर डॉटर्स, अनदर इज फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। दोनों को मिक्स करा एक इनोवेटिव स्कीम है कि किसी के घर बेटी पैदा होती है तो अपनी बेटी के नाम एक प्लांट लगाएगा, उसको नर्चर करेगा, दोनों को साथ पाल पोस के बड़ा करेगा। और अब हम एग्रीकल्चरल की कोर स्कीम्स की तरफ बढ़ते हैं। देन प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, इट्स कॉल्ड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हिमाचल सरकार ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेसिव है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हर साल पिछले साल भी लगभग 20 करोड़ रुपए एलोकेट करा गया सब बजट में। इस बार भी ठीक ठाक एलोकेशन दी गई है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या? देखिए 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। पहली बात कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। लोग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोग के आंसर भी चेक कर रहा हूँ अलाइड वालों के, तो वो भी इसको मिक्स करके लिख रहे हैं। कोई इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही समझ रहा है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट इसमें घुसा रहा है। 2 सिंपल सी बातें समझिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बट केमिकल वाले नहीं यूज़ करते। खरीद के लेके आता है फार्मर और उनको नेचुरल और यू कैन से दैट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। बट जब इन द केस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बजट का मतलब जीरो क्या है कि हम लोग कोई भी ऐसी इनपुट जिसको पैसे दे के खरीदना पड़े उसको फार्म में नहीं डालेंगे। तो फार्मर खुद अपने घर से या अपनी उसी फार्म से कुछ इनपुट्स पैदा करता है, चाहे अपने सीड्स को प्रिजर्व करता है, काउ डंग को यूज़ करता है एज एन फर्टिलाइज़र, वहीं से काउ यूरिन से वो लोग पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, या वट एवर रिसोर्सेज उनके पास है, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके विदाउट एनी सिंगल पैनी खर्च किए हुए वो प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, ऐसी इनपुट्स भी रहेंगी कि जो बिल्कुल उनको खरीद के लानी पड़ेगी। तो नेट जीरो करने के लिए वो लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, उस खर्चे को नेट जीरो करने के लिए। यानी कि अगर एक क्रॉप हम लोग उगा रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग में हम लोग कुछ अल्टरनेटिव क्रॉप्स उगा देंगे, सो दैट उनके प्रॉफिट से हम लोग खर्चे को बैलेंस आउट कर दें। सो इन अ नटशेल इसका मतलब है कि फार्मर का इनपुट कॉस्ट जीरो रहेगा, नेट इनपुट कॉस्ट जीरो रहेगा किसी एक क्रॉप के प्रोडक्शन में। वो सारी की सारी नेचुरल इनपुट्स वो देगा। ये ऑर्गेनिक से डिफरेंट है, ये बात याद रखना। इसके 4 पैरामीटर्स रहेंगे, 4 व्हील्स इसके बोलते हैं। जब भी आप आंसर लिखो, दैट्स बीजा मित्रा, सीड ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है, जीवा मित्रा, देन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। देन कंजर्वेशन के लिए मल्चिंग करी जाती है,
देन सॉयल मॉइस्चर को बचाने के लिए इट्स कॉल्ड वपाशा। चार पिलर्स इसके रहते हैं। इन चारों को थोड़ा डिटेल में आप लोग और पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ पाओ तो कमेंट कर देना, वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है चाय, टी डेवलपमेंट। पहला स्टैट्स देखिए कि लगभग 2300 हेक्टेयर्स का एरिया है हिमाचल प्रदेश में जिसमें चाय का उत्पादन करा जाता है। लगभग 8.5 लाख किलो चाय हमने प्रोड्यूस करी थी 18-19 के डेटा के हिसाब से। अब यहाँ पे भी फार्मर्स को इनपुट्स पे सरकार ने 50% की सब्सिडी दी है इस एरिया को और इस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। देन मुख्यमंत्री पॉली हाउस योजना, तो इस स्कीम में 5000 पॉली हाउसेस सेटअप करे जाएंगे। लगभग 20,000 बेनिफिशरीज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 85% की सब्सिडीज का प्रावधान इस स्कीम के अंडर है। दैट्स इट, 3 बातें याद रखनी है। द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके उस स्कीम का जो बर्डन है उसको शेयर करते हैं, उसके पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल के केस में इसका जो शेयर है वो 90-10 है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 10% स्टेट की सरकार दे रही है। इस स्कीम के अंडर भी स्टेट ने पिछले बजट में 33 करोड़ रुपए लॉन्च करे थे। इसका मेन पर्पस क्या है कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रोवाइड करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करना, इम्प्रूव करना। द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेन फेड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, इन एरियाज़ को डेवलप करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी, सॉयल हेल्थ और एग्रीकल्चर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इस स्कीम में भी हिमाचल सरकार ने पिछले बजट में लगभग 24 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बारे में कितने दिए हैं मेरा आई बटन में वीडियो देख लेना बजट पे, उसमें मैंने स्टैट्स बताए हैं। देन इरिगेशन, एफिशिएंट इरिगेशन के लिए सर्टेन माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स आर देयर जिनमें हम लोग स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं हिमाचल के फार्मर्स को। कितनी सब्सिडी दे रहे हैं ये पूछा जा सकता है, तो 80% सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है। बस इतना सा फैक्ट आपने याद रखना है। देन मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है। अब खेत को संरक्षण की आवश्यकता क्या पड़ी? सुरक्षा है कि हमारे एरियाज़ में, हिमाचल के एरियाज़ में स्ट्रे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज मंकीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो उनको फसलों से दूर रखने के लिए फेंसिंग की आवश्यकता है और इलेक्ट्रिक फेंसिंग हमें करना होगा। तो वो फेंसिंग लगाने के लिए 80% की सब्सिडी है और इस फेंसिंग को हम लोग सोलर पावर से रन करेंगे। खेत भी बच गए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया, दोनों काम है। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। देन लिफ्ट इरीगेशन, बोरवेल स्कीम्स आर देयर। लिफ्ट इरीगेशन में भी अगर कोई इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है या बोरवेल्स इंस्टॉल करता है तो 50% सब्सिडी उसकी कंस्ट्रक्शन पे सरकार दे रही है। देन सौर सिंचाई योजना, अब सौर यानी कि सोलर एनर्जी, सिंचाई यानी कि इरीगेशन, तो 90% असिस्टेंस दिया जा रहा है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो सोलर पंप मशीनरी अगर लगाते हैं तो 90% पैसा जो है वो स्टेट दे रहा है। अगर बड़े फार्मर हैं तो उनको 80% असिस्टेंस दिया जा रहा है अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पे लगा रहे हैं। अगर कोई 5 फार्मर मिलके उस काम को कर रहे हैं तो पूरे का पूरा जो असिस्टेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। सौर सिंचाई योजना, तो ये 2-3 आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं यहाँ पे। देन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पे जो सबमिशंस हैं वहाँ पे सरकार सर्टेन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। जो मॉडर्न टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उनके लिए। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कार्यरत है कि हम लोग फ्लावर्स के कल्टीवेशन को बढ़ावा दें और लगभग 500 हेक्टेयर्स का जो एरिया है उसको फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर लेके आया गया विद द वेरियस एस्पेक्ट्स। इस कल्चर को और प्रमोट करने के लिए टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज बनाई गई हैं हिमाचल प्रदेश में। वैसी सी एक लैबोरेटरीज यहाँ पे काम कर रही है, जिस मोहग बाग चैल में और दूसरी पालमपुर में। 2 लैबोरेटरीज हैं। दोनों लैबोरेटरीज की लोकेशन कहाँ पे है? और एक और बात मुझे आप बताएंगे कि टिश्यू कल्चर की क्या साइंस है। पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और कमेंट भी करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 50% सब्सिडी का प्रावधान है। जो फार्मर्स हॉर्टिकल्चर या रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको 50% सब्सिडी देनी है उन्हीं एक्टिविटीज़ पे, जस्ट लाइक एंटी हेल नेट्स लगा रहा है, कोई ग्रीन हाउस बना रहा है, कोई मशरूम प्रोडक्शन कर रहा है, तो लगभग 50% सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है।
तो ये सर्वे में बताया गया। देन मार्केटिंग वाइज हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एज लेता है। ये कॉर्पोरेशन बनाया इसी पर्पज से गया था कि हम लोग जो सरप्लस स्टफ़ है, सरप्लस प्रोडक्शन है, चाहे वो फ्रूट्स की है या फूड ग्रेन्स की, उसको प्रोसेस करा जाए, प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके बेचें, या फार्मर्स को और उनके प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग की अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं अच्छा प्राइस देने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। नादौन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और बिलासपुर के एरिया में भी इन्होंने पैकेजिंग और ग्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करे हैं। इस बार वाले बजट में भी काफ़ी प्रावधान रहे हैं और ज़्यादा इंफ्रा बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग और फूड मार्केटिंग से रिलेटेड। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये था ओवरऑल ओवरव्यू था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का हिमाचल प्रदेश में।